आज हम देखेंगे। अब तक हमने देख लिया डेफिनेशन क्या है, उसकी जो संग्रहण की जो एक्टिविटी है उसकी डेफिनेशन क्या है और किन किन एरियाज में मिलती है, ठीक है, कितने प्रकार की है और उसमें किस किस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और क्या वजह है कि वो है जो आधुनिक फूड इंडस्ट्री के तौर पे जो है वो विकसित नहीं हो पाई, जो फूड गैदरिंग की जो एक्टिविटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और आज हम देखेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली हमने कहा ना कि कुछ सेलेक्टेड एरियाज में कुछ सेलेक्टेड जो है ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं, वो गैदरिंग की जो एक्टिविटी है उसको आज भी कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से एरिया हैं और वो कौन कौन सी जो है जनजातियां हैं जो आज भी जो गैदरिंग की इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखे हुए, ठीक है। स्पेशल मतलब स्पेस के ऊपर, स्थान के ऊपर, ठीक है। स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, यानी ठीक है ये धरातल है, धरातल के ऊपर कोई चीज़ कैसे कहाँ पर मिल रही है, कितनी मिल रही है, ये स्थानिक जो वितरण होता है किसी भी चीज़, स्पेस के ऊपर कोई चीज़ कैसे फैली हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन और एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग या एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, ठीक है। खासकर हम यहाँ पे किसको डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा था कि दो तरह की होती हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जो मेनली जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो सबसिस्टेंस गैदरिंग है। कुछ इलाकों में हमने कहा कि कमर्शियल, अभी कुछ समय से, पिछले कुछ समय से क्या है, कमर्शियल गैदरिंग शुरू हुई है, लेकिन वो एक तरह की आधुनिक एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो एक मॉडर्न एक्टिविटी होगी इकोनॉमिक। लेकिन ये जो हम जिस प्राचीन की बात कर रहे हैं कि जैसे कृषि वगैरह या आधुनिक जो एक्टिविटी है उनके आने से पहले किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, यानी एक तरह की मानव की जो हिस्ट्री है उसको समझने में ये सहायता करेगा। इसलिए यहाँ पे हम खासकर सबसिस्टेंस गैदरिंग के जो एरियाज हैं उनको ही देखेंगे और इन्हीं एरिया में, इनमें से ही कुछ एरिया में क्या है, अभी सबसिस्टेंस गैदरिंग क्या है उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं और वो कमर्शियल गैदरिंग का रूप ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आज भी हमें सबसिस्टेंस गैदरिंग देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था शुरू में के जो हिस्से थे, तो गैदरिंग कहाँ से करेंगे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, भूमध्य रेखीय वर्षावन, भूमध्य रेखा के साथ साथ क्या है, बहुत सघन वन मिलते हैं और डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज, ठीक है। तो मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल कोई भी जो जगह है वहां पर, और ये आ गया फिर माउंटेनियस और फॉरेस्टेड एरिया, तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, पर्वतीय और इसमें ना कुछ छूट गया है, इसको मैं वो कर दूंगी, ठीक कर दूंगी। विश्व के अधिकांश पर्वतीय प्रदेश एवं जो है सघन वन, शायद यहाँ पे वो डिलीट हो गया होगा, ठीक है। तो यानी अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, वनों में। और ये जो इक्वेटर के साथ साथ, आगे मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो इक्वेटर के साथ साथ जो वन है वो बहुत ज़्यादा सघन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सघन वन है। और या फिर यानी जो बहुत ज़्यादा सघन वन है वहाँ पर भी कोई ज़्यादा जनसंख्या मिलती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ये आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के आए हो आपको पता होगा
कि जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है वहाँ की जलवायु कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जो रहने के लिए, जो मानव के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, डेजर्ट हैं और सेमी डेजर्ट जो है, मरुस्थल और अर्धमरुस्थल, मरुस्थल और अर्धमरुस्थल भी क्या है, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी जो है मानव के रहने के लिए उतना ज़्यादा कोई अनुकूल नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो है तीसरा जो है ये अक्षय त्रिकोण से विश्व के ज़्यादातर जो पर्वतीय प्रदेश है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हैं या सघन वन है, ठीक है, भूमध्य रेखीय अक्षय जो वन है उनको छोड़ के भी कोई भी अन्य जगह जहाँ पर सघन वन मिलते हैं, तो उन सभी जगहों पर क्या है, इस तरह की जो सबसिस्टेंस गैदरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के साथ साथ जो सघन वर्षा वाले वन मिलते हैं, ठीक है, यहाँ की भी क्या है, जो क्लाइमेट है मानव के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। और जो दूसरे हैं मरुस्थल हैं, ये सिर्फ कालाहारी की बात नहीं है, जो और भी जो है अन्य जगह हैं। ठीक है, यानी मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं वहाँ की जलवायु भी जो है मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए यहाँ पे भी क्या है, जनजातीय लोग रहते हैं और ये जनजातीय लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या है, गैदरिंग का काम करते हैं। और तीसरे हैं अधिकांश पर्वतीय प्रदेश एवं सघन वन। ठीक है, तो कहीं पर भी विश्व के किन्हीं भी हिस्सों में जहाँ पे सघन वन मिलते हैं तो वहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग जो है होती है। ठीक है, थोड़ा इनका कारण जानेंगे कि इन्हीं क्षेत्रों में क्यों मिलती हैं और यहाँ पे क्यों ये आई होप आप लोगों ने है ना मैप कर लिया होगा। मैंने काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को बोल रखा था कि मैप्स हैं, जो वर्ल्ड मैप हैं उसको अच्छे से कर लीजिए आप, उसके बिना आपको कोई भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। रटना अलग बात है लेकिन समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है और इस अपने वर्ल्ड मैप पे हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैदरिंग। ठीक है, कि किन किन नक्षत्रों में क्या, खासकर यहाँ पे ये लिख भी रखा है इंडेक्स में, सबसिस्टेंस गैदरिंग का खासकर। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो पहले तीन मुख्य मतलब हमने कैटेगरी में बांट दिया विश्व के किन किन हिस्सों में मिलती हैं, तो तीन हिस्सों में बांट दिया। पहले तो क्षेत्र है, ये रही हमारी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। ठीक है, और ये 20 डिग्री लाइन है, 20 नहीं, आई थिंक ये कर्क रेखा और मकर रेखा है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ की। ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है, मकर रेखा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, कर्क रेखा के रूप में यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, और ये जो बीच में है वो है हमारी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत वृत्त ये है। तो भूमध्य रेखा पे आपको पता है भूमध्य रेखा की जलवायु कैसी होती है, सारा साल यहाँ पे जो सूरज है वो सीधा चमकता है। ठीक है, सारा साल हाई टेम्परेचर बना रहता है, 20-25 डिग्री से ऊपर हमेशा ही रहता है। यहाँ पे पूरा वर्ष भर जो है गर्मी बनी रहती है और कभी भी सर्दी देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को आती है नहीं आती तो भी मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट करूँगी। ठीक है, ताकि जो मैं समझाना चाहती हूँ, तो जो आगे की सबसिस्टेंस गैदरिंग यहाँ पर क्यों मिलती है उसका कारण आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो सूरज है वो सारा साल सीधा दिखाई देता है।
लगभग सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही इस भूमध्य रेखा पर हमेशा ही गर्मी बनी रहती है, कभी भी 12 के 12 महीने गर्मी, कभी भी कोई सिंगल एक दिन भी ऐसा नहीं होता जहाँ जब यहाँ पर कोई सर्दी जैसी चीज़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारा साल गर्मी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, किसी भी जगह की जो जलवायु है, जलवायु के जो कारक हैं या मौसम के कारक, उनमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है। किसी जगह की जलवायु अगर तुम्हें बतानी है और ये देखना कि वो अनुकूल है या नहीं है रहने के लिए, तो दो मुख्य चीज़ें हैं। तो ये क्या देखना चाहिए आपको ये देखने के लिए कि वो रहने के लिए अनुकूल है, यानी टेम्परेचर, और दूसरा रेनफॉल, वर्षा कितनी है, ठीक है। सिंगल एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको टेम्परेचर जो है कि ज़्यादा है उससे दिक्कत हो जाएगी, है ना। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है तो अलग सिचुएशन हो जाएगी, अलग तरह का रेनफॉल, ठीक है। तो अलग तरह का एनवायरनमेंट बन जाएगा। दो चीज़ हो गई हमारी, टेम्परेचर और रेनफॉल, दो चीज़ें देखनी है आपको। टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, अब मान लो सारा साल ज़्यादा ही रहता हो, ठीक है, 25 तक ठीक है, 30 तक भी ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता हो और भी ज़्यादा रहता हो और रेनफॉल भी ज़्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, हॉट एंड ह्यूमिड। आप लोगों ने किया होगा हॉट एंड ह्यूमिड, जैसा कि इस तरह की जलवायु हमारे यहाँ पर कब देखने को मिलती है, जब हमारे यहाँ पे वर्षा का सीजन होता है। अब जुलाई अगस्त की बात देखो अपने यहाँ पे, यानी आपको अगर ये फील करना कि किस तरह का होता होगा, तो ये इन जो स्थानों पे जो 0 डिग्री के आसपास के जो स्थान है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो साउथ है, जिसको हम इक्वेटोरियल बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय जो जोन है या क्षेत्र है, उसमें ये हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, ये ह्यूमिड यहाँ पे भी अच्छा आएगा, सॉरी, ठीक है। तो हॉट एंड ह्यूमिड, उष्ण और आर्द्र, उष्ण मतलब गर्म, आर्द्र मतलब नमी जिसमें ज़्यादा थी, ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। तो ये कैसा होता है, तो देखिए जैसा कि हम वर्षा के टाइम में अपने 3-4 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर, तो खासकर जुलाई और जो अगस्त का महीना है तब क्या है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब करीब करीब 40-40 डिग्री या 45 डिग्री के करीब का जो है हो जाता है पारा, ठीक है, 40 के करीब तो रहता ही है, ठीक है। तो मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक। और ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, वायुमंडल में कितनी जो जल की मात्रा मौजूद है, और वायुमंडल में जिस जल जो है किस रूप में मौजूद होता है, जल वाष्प के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। और तो यानी कितना जल जो है मौजूद है, ठीक है। तो 40 डिग्री का हाई टेम्परेचर है, रहता है। और क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, दो प्रकार की होती है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है और दूसरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर मान लीजिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी अगर मतलब 90% है, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आपकी किसी दिन है, 90% RH जिसको हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे RH। 40 डिग्री का टेम्परेचर है और 90% की आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो वो दिन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है। और आपको पता होगा इतनी गर्मी में भी, जैसे अपना मई का जो महीना होता है जब काफ़ी गर्मी होती है, अप्रैल मई, वो वाला जो होती है स्कॉर्चिंग होती है, वो जो गर्मी होती है स्कॉर्चिंग, झुलसाने वाली, उसमें क्या है, गर्मी है लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं है। तो झुलसना क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाए तो हम कहेंगे कि मुरझाना या झुलसना, ठीक है। तो झुलसाने वाली गर्मी होती है जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग। तो वो जो आपने पढ़े भी होंगे, शीट भी बनाई होंगी, ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ भी बनाया होगा, ठीक है। तो ये स्कॉर्चिंग होता है जो अपना
मई जून में होता है, यानी जब टेम्परेचर तो हाई होता है लेकिन जो है ह्यूमिडिटी काफ़ी कम होती है, यानी वायुमंडल में जो जल की मात्रा काफ़ी कम होती, तो वो सुखाने वाली है, झुलसाने वाली है। ठीक है, तो उसमें तो क्या होता है, आपकी बॉडी से जितना भी जो है पसीना है या जो दूसरी भी वाटर बॉडीज हैं उनसे जो है जल जो है वायुमंडल में जाता रहता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही पसीना आता है तो वो एक रिलीफ देता है। ठीक है, तो वो क्या है, आपको गर्मी से राहत देता है। और यही एक जो नियम है, और इसी नियम से क्या है, जो हमारे कूलर बनते हैं, जो हम कूलर बनाते हैं ना, और कूलर क्या करता है, आपको रिलीफ देता है, गर्मी से राहत देता है। और उसको चलने का जो सिद्धांत है वो यही है कि वो क्या है, हवा में, वायु में क्या है, जो है जैसे वो आपके कूलर का जो पंखा चलता है, तो वो पंखा, तो वो जो पानी है उसको हवा में छोड़ देता है, तो वो चलता हुआ पंखा, ठीक है, यानी आपके कूलर का जो पंखा है, तो वो उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या है, हवा में छोड़ देता है। तो जो आपको गर्मी लग रही थी, जो झुलसा रही थी, तो वायु में जो है कुछ मात्रा में जलवाष्प आप जो है कूलर के थ्रू छोड़ देते हो, तो जिससे कि आपको क्या है, जो स्कॉर्चिंग हीट है, वो झुलसाने वाली जो गर्मी है, उससे राहत मिल जाती है। ठीक है, तो यानी ह्यूमिडिटी कम थी तो कूलर के जरिए हमने पानी को जो है अपने जो घर के या कमरे के जो वायु है उसमें हम छोड़ते हैं, और जिससे हमें कुछ राहत महसूस होती है। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जबकि ह्यूमिडिटी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है। अब क्या करोगे, गर्मी तो गर्मी और ह्यूमिडिटी भी ज़रूरत से ज़्यादा है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा इसका फंडा समझाती हूँ कि कैसे होता है। अब देखो ह्यूमिडिटी कैसे काम करती है। अगर मान लीजिए आपका या कोई भी वाटर बॉडी है, आपको इसमें साफ दिखाई दे रहा है मैप की वजह से, या कोई ये जो भी मैं लिख रही हूँ या जो ड्रॉ कर रही हूँ, या किसी दूसरे पेज पे करूँ, कोई जवाब देगा? मैप के ऊपर मैं ये जो ड्रॉ कर रही हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही साफ साफ देखने में? नो मैम। अच्छा, तो ये देखो, ये मान लेते हैं एक वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कि तालाब है अपना कोई, ठीक है, तालाब है, तालाब में क्या है, जल है, और जल यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। यानी जल लिक्विड फॉर्म में कब तक रहेगा, 100 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, एक और प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है, जो जल है, यानी जल जो है भाप कब बनता है, जब 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हो जाता है तब वो भाप बन जाता है। ठीक है, तो या तो इस तरीके से वायुमंडल में वो जाएगा जलवाष्प के रूप में, या फिर क्या हो सकता है, दूसरी जो प्रक्रिया है वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता जाएगा, अभी 30 डिग्री है तो कम वाष्पीकरण होगा, और 40 डिग्री हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 हो गया तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ों पे, खासकर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वाष्पीकरण की दर क्या होगी, या इन जो है इस वाटर बॉडी से, ठीक है, ये जो आपका झील है, तालाब है, या जो भी है, कोई भी पानी वाली जो जगह है या कोई भी जो जल राशि है, उसमें से क्या करेगा, वो पानी जो है भाप बन के वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, हाई, जितना हाई टेम्परेचर उतना ज़्यादा वाष्पीकरण, और दूसरी क्या होती है, जो है वायु की गति, विंड की स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड, वायु की गति, उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण। ठीक है, और ये आप लोगों ने देखा होगा या महसूस किया होगा, नहीं किया हुआ तो कर लेना। जैसे कि हमने जो है कपड़े, जो है गीले कपड़े हैं, आपने सुखा दिए,
गीले हैं, पानी है उसमें, ठीक है। अब वो पानी सूख जाते, वो कहाँ जाता है, वो पानी कहाँ गया? क्या नीचे गिर गया सारा? नहीं, ठीक है। वो क्या है, जैसे ही धूप आती है या गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक है, दिन के जैसे सुबह उतना नहीं होगा, सुबह उतना जल्दी नहीं सूखेंगे, ठीक है, शाम को नहीं सूखेंगे, तो जितना जितना टेम्परेचर दिन के दौरान हाई होता रहेगा, तो वो कपड़ों में मौजूद जो जल है वो वायुमंडल में, ठीक है, भाप के रूप में वाष्पीकरण के द्वारा, भाप की बजाय हम कहेंगे वाष्प के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से कई बार क्या होता है, धूप बेशक ना निकली हो लेकिन हवा भी तेज चल रही हो तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। या तो टेम्परेचर हाई हो या तो हवा तेज चल रही हो तो वो जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, यानी उसका वाष्पीकरण हो गया, ठीक है। अब ये चीज देखना कि अगर आपको पता होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो वायुमंडल जो है उसका जो है कंपोजिशन आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। वायुमंडल है जो है उसका कंपोजिशन किया होगा ना आप लोगों ने, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतने परसेंट नाइट्रोजन है, तो उसमें आपने जो है जलवाष्प की भी देखी होगी। जलवाष्प कितना होता है, वो कितना हो सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम 4 डिग्री ना 4% तक हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को। तो मान लो ये किसी स्थान का वायुमंडल है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 100% है, इसमें जो है वायु की गैसें हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं, ये उनके कण हैं, दूर दूर हैं। अब वायु है तो इसके कण दूर दूर हैं, गैस है ना, गैसों का मिश्रण है तो दूर दूर है। तो इन जो गैसों, जैसे ये गैसें हैं तरह तरह की है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, आर्गन में तरह तरह की जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो इन्हीं में जो है जब पानी जो है भाप बन जाता है तो वो भी क्या है कि एक तरह की गैस ही हो गया ना, गैसीय रूप में तो गया है, लिक्विड रूप में नहीं है, ठोस रूप में नहीं, तो वो क्या है, किस रूप में, गैस के रूप में, ठीक है। तो जो है वो भी क्या है, गैस के रूप में यहाँ पे। अब इनके बीच में जगह थी, अब ये जो वायु के जो कण थे, दूसरी गैसों के कण थे, इनके बीच में खाली जगह पड़ी है। जितनी ज़्यादा खाली जगह उतना ही, अगर यहाँ पे अभी इतनी जगह खाली है तो पानी के जो है कण है उनके लिए अभी काफ़ी जगह बची हुई है, तो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा धूप निकलेगी, ठीक है, तो ये जो है इसका जो पानी है भाप बन के इसमें इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। अभी देखना, अभी मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगी कि ग्रीन वाले मान लेते हैं कि दूसरे गैसों के कण हैं, ठीक है, और ये जो है ये हमारे जलवाष्प हैं। अब इनके बीच में खूब जगह है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर जो है भाप के रूप में वायुमंडल में जा सकता है, ठीक है। तो यानी जब हमारी मई जून का टाइम होता है तब क्या होता है, वायुमंडल में जो है जलवाष्प की कमी होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा से इनके अंदर कमी है तो यहाँ इसके अंदर खूब जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, तो जो वायु है मंडल है उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी, तो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, जितनी इनके बीच में, इन कणों के बीच में जितनी जगह होगी उतना ही तो होल्ड कर सकते हैं। अगर इनके अंदर जगह, बीच में जगह ही नहीं बचेगी तो कैसे होल्ड करेंगे नए जलवाष्पों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इनके बीच में कितनी जगह जो है खाली है, पहले कितना है, अब मान लेते हैं कि ये केवल इतना ही था, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारी जगह है जिसमें क्या है, नए जलवाष्प इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कितनी इसकी अक्षमता है, धारण करने की अक्षमता कितनी है और उसमें से कितना इसमें मौजूद है। अब ये देखो, मौजूद तो केवल इतने हैं लेकिन अभी तो और भी आ सकते हैं। अगर हम इसको मान लें कि ये तो अभी 40% है, जितनी इसकी कैपेसिटी है इस वायुमंडल की, ये यहाँ इतनी जो जगह है, इन गैसों के बीच में इतनी जगह है, उसमें कितना जलवाष्प आ सकता था, उसमें से क्या है केवल 40% ही मौजूद है।
ठीक है, यानी यहाँ पे जितना आ सकता था केवल उसकी कैपेसिटी का 40% तो इसके अंदर है जलवाष्प ऑलरेडी, और नया कितना आ सकता है, अभी 60% और गुंजाइश है, ठीक है, कि और भी ज्यादा इसमें आ सकता है, और जल आ सकता है, ठीक है। ये आ गया, ये सारा भर गया। जब ये 100% हो जाएगा, ठीक है, जब ये पूरा जितना पानी इसमें जलवाष्प के रूप में आ सकता था वो सारा आ जाएगा, 100% जब हो जाएगा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100% होगी। जितना आ सकता था इसमें जल, जितनी अक्षमता थी उतना आ गया है, अब उससे ज्यादा ये इसमें और जो है वाटर वो होल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसके बाद अब 100% हो गई, जितना आ सकता था उसमें उतना आ गया, लेकिन क्या है, अभी और गर्मी है, और जो जल है और भी जल जा रहा है जलवाष्प के रूप में, तो 100 से ज्यादा जाते ही अब और नया जलवाष्प उसमें जाएगा, तो वो ज्यादा क्या करेगा। अब जैसे आपने कोई घड़ा है, घड़ा जितना भर सकता था भर लिया, और आप उसमें और पानी डालते रहो और पानी डालते रहो, तो वो क्या करेगा, वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 100% है, 100% की जो है वो लिमिट पूरी होते ही जो एक्स्ट्रा पानी है वो बादल का रूप, जो बादल बन चुके हैं उनमें जलवाष्प हैं, और वो बादलों में से बूंदों के रूप में, ठीक है, वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, यानी आपकी बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। ये छोटा सा मैकेनिज्म है कि कैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो काम करती है, ठीक है। अभी 1 मिनट से कम का टाइम बचा है।